very warm welcome to all of you to Self Selection Board। मेरा नाम है शुभम वाशने and my aim is to take you one step towards your uniform। देखिए आज हम NDA 222 का पेपर एनालिसिस करेंगे। पूरा ट्रेंड बताऊंगा, कहां से कौन सा क्वेश्चन आया, एकदम एग्जैक्टली बताऊंगा उठाकर कि देखो ये यहां से आया है। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप अपने पास को पावर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको अपने फ्यूचर को बदलना है तो पास में मत रहो। पास सिर्फ आपकी सक्सेस स्टोरी का ना MDH का मसाला है, लोगों को इंस्पिरेशन देता है कि देखो इस बंदे ने इतनी मुश्किलों का सामना किया था और आज ये कहां पहुंच गया। तो आपको पास से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया को सुनने में मजा आना चाहिए बस पास की भैया इतनी मुश्किल आई थी। प्लीज इस बात को ध्यान रखें, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब एक बात और कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरे से बात करना हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा, यहां पर आप क्लिक कीजिएगा और आप मेरे से बात कर सकते हैं। या मैं आपको नंबर भी दे दे रहा हूं, ये रहा नंबर, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब देखिए हम बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन में आता है पहले मैथमेटिक्स, पेपर टू में आता है GAT। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं आपको पेपर का पैटर्न पता होगा, बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूं जिससे हम दोनों सेम पेज पे हों। देखिए मैथमेटिक्स में आते हैं आपके कितने, 300 क्वेश्चन। कितने आते हैं, सॉरी 300 क्वेश्चन कह रहा हूं, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का होता है। क्लियर है। और GAT 600 मार्क्स का होता है। टाइम 2.5 घंटे। और एक क्वेश्चन जो मैथ्स में होता है वो कितने का होता है, 2.5। क्लियर है। और एक जो GAT में क्वेश्चन होता है उसकी वेटेज होती है 4 नंबर की। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, कितने नंबर मिलते हैं आपको, नेगेटिव मार्किंग आपके सामने, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं पुराने कट ऑफ की ट्रेंड देखूं तो इस साल की जो कट ऑफ आएगी वो अराउंड 350 से लेके 360 के बीच में आ सकती है आराम से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इतनी ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और इस बार का पेपर काफी ज्यादा मतलब नॉर्मल था, एवरेज ही था, और जैसे हर साल पेपर आता है वैसे ही था। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते थे अगर आपको पहले से पता होता। तो आज मैं आपको प्रिडिक्ट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। देखिए आपका जो GAT का पेपर होता है, GAT में 2 पेपर हो गए हमारे, एक हो गया GS, एक हो गया इंग्लिश। क्लियर है। अब GS में सॉरी सॉरी इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। अब इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका जो वेटेज है ऐसे डिवाइडेड है। देखिए सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस। तो अगर आप ध्यान से देखें टोटल कितने हो गए, 30 क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप, हाँ सर 30 क्वेश्चन। अब ये 30 क्वेश्चन अगर आपको पता लग जाए तो आपका मोर देन 50% ऑफ द पेपर आपका हो गया। बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कैसे पता लगेगा, देखिए मैंने 2020 से NDA के लिए पढ़ाना शुरू किया था, और तब से लेके आज तक विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी क्वेश्चन मेरे कराए हुए से बाहर नहीं आया। मतलब अगर आप सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस मेरे से कर रहे हो ना, तो आपको हर क्वेश्चन मेरा ही कराया हुआ मिलेगा। कैसे, जरा देखिए जरा। मेरे को ये बात पता लगी क्योंकि मैंने खुद NDA दिया था, तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ना वो SC CGL से होते हैं। ठीक है। उसको सपोर्ट देने के लिए आप NDA के पास और CDS के पास पेपर भी देखते हो। क्लियर है। SC CGL के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा। आप चेक भी कर सकते हो। SC CGL के क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए आते हैं कि पहला पेपर था ये जिसने वोकैब और ईडियम फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस किया था कि ये एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। तो इसके पास ना क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा है। वहीं आप NDA की बात करें तो NDA में आई थिंक 2017 वो साल था जब पहली बार आने शुरू हुए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और ऐसे ही CDS भी पहला साल 2018 था जब पहली बार ईडियम्स आने शुरू हुए थे। तो हमने क्या किया कि इसको भी कराते हैं, इसको भी कराते हैं, इसको भी कराते हैं, और जो चीज न्यूज में आती है उसको भी लेते हैं। न्यूज में ना सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, बहुत लिमिटेड आते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपको लगता है यार रोज करेंगे, रोज 10 वर्ड आएंगे। नहीं, कई सारे वर्ड्स तो मेरे इसी में मतलब कवर हो जाते हैं SC CGL वाले एग्जाम में। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये चीज आप अगर खुद करना चाहें खुद से कर सकते हैं। 10 बुक आती है, वो आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं, वरना मैं आपको पूरा का पूरा करा रहा हूं। और यहाँ पर कूपन कोड भी है यूनिफॉर्म, अगर आप डालेंगे आपको आराम से 10% ऑफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मेक श्योर कि आप आज ही से ले लो, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश संभाल सकता हूँ। इंग्लिश का रोल कितना बड़ा है आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं NDA निकालना बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप इंग्लिश में 150 आउट ऑफ 200 नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो आपका NDA नहीं निकलेगा। मैं समझाता हूं कैसे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर अभी इतना नोट कर लो कि शुभम वार्ष्णेय ने 150 मार्क्स बोले हैं और आ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप मेरे स्टूडेंट्स के देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। ये देखो 5 स्टार रेटिंग है मेरे पास हर जगह, और बच्चों का कहना होता है कि ये एज इट इज मिल जाते हैं और पढ़ना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा कंपाइल करके मैंने आपको दे रखा है। तो यही कारण है कि मेरे अगर कोर्स की ना एक भी रेटिंग देखोगे 5 स्टार से कम है नहीं,
5 स्टार है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं जरा। यहां से आपका ना बचा ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट अगर आप ध्यान से देखो ना, सबसे मुश्किल जो होता है ना, स्पॉटिंग एरर लगता होगा। अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आधे तो गलत होते होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि स्पॉटिंग एरर आता कहां से है। स्पॉटिंग एरर आता है इन टॉपिक से। नहीं, मेरी बात का की ना, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो स्पॉटिंग एरर आपका ना, ये है क्वेश्चन। क्लियर है? अब ये स्पॉटिंग एरर मैंने आपको बोला इन टॉपिक से आता है, ठीक है। बट इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी। बचपन से लेके आपने जो आज तक समझा है कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, वो आपने सुना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतना ही पढ़ा है आपने। पढ़े झूठ है। ऐसे सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या इसमें आपको खाली सब्जेक्ट दिख रहा है? क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रही है खाली आपको? ये सब क्या है और ये सब क्या है? सेंटेंस ऐसे बनता है। देखिए जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके बीच में आ गया आपका एडजेक्टिव। देख रहे हो आप? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अगर दिए हैं अभी एनडीए का, तो उन्होंने गलती करी होगी। इसमें ए को मार्क करा होगा कि ए गलत है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां पर दा लगाते हैं। अब ऐसे ही यहां पर ग्रेटेस्ट है, तो काफी बच्चों ने यहां पर दा लगा दिया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब आपका, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान सुन लीजिएगा, जब भी एडजेक्टिव सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो ऐसा नहीं होता है। अब पहले मैं सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझाता हूं, इस बात को समझिए। जब भी आप सेंटेंस को शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, और इसमें जैसे प्रोनाउन आ रखा है, प्रोनाउन आ सकता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत है तो आपके पास नाउन लगाना होगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगेगा। क्लियर है? इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका आ जाता है प्रीपोजिशन या कंजक्शन, दोनों में से कुछ एक आ सकता है, जितनी जरूरत हो, ठीक है। और अगर आप कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद वर्ब जरूर आएगी। नहीं यकीन हो रहा मेरी बात का? मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर आपके सामने सेंटेंस यहां तक था, इसके बाद क्या आया? दैट आया कंजक्शन। जैसे ही कंजक्शन आ जाती है, ये रूल है कि वर्ब दोबारा आएगा ही आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये बात पता होनी चाहिए। ये बात आपको स्कूल में, कॉलेज में या किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये बात प्लीज याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आती है। अब देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इनके बाद मतलब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, अगर आपको पता होता, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आपका कोई भी एडजेक्टिव नहीं आता। नेवर जो है ना, एडजेक्टिव है। यहां पर आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने इस कोर्स को नहीं करा है। इस कोर्स को नहीं करा है तो आपको पता ही नहीं होगा कि नेवर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। जब आप कोर्स में अगर आते हैं तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। तो आपको मैंने क्या बोला, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी एडजेक्टिव नहीं आता है, ये मैंने लिख के भी दे रखा है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर ऑब्जेक्ट है फॉलिंग, तो इनके बाद फॉलिंग आना था, और फॉलिंग के बाद यहां पर एवर आता। सेंटेंस कुछ ऐसा होता, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन फॉलिंग एवर बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ये होता था। बात समझ में आ रही है? हो सकता है आपको ये ना पता हो कि यहां पर एवर आएगा, ठीक है, बट आपको ये बात तो पता लग जाती है ना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। अब आपको नहीं पता होगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसे है। देखिए, फॉलिंग जो है एक जीरेंड है, और जीरेंड जो होता है नाउन होता है, और नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको पता लगे डिटेल में, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोर्स में आ जाना, ठीक है। ये इंग्लिश का है। अब मैं आपको और समझाता हूं, और भी कई चीजें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी थी और एग्जाम में आती है। जरा पहले हम समझते हैं ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में दूसरा हिस्सा है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो क्या एग्जाम में हमेशा यही दोनों आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या एग्जाम में सिर्फ यही दोनों टॉपिक आएंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में आपके इनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ऐसा हो सकता है कि इस बार ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आए थे, तो अगली बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए।
हो सकता है आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, समझ रहे हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच आ जाए। क्यों क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि यूपीएससी ने लिख के दिया है सिलेबस के अंदर कि जो इंग्लिश का पेपर है वो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए है, और वो शब्दों का मीनिंग जानते हैं कि नहीं जानते, मतलब वो कैब तो आएगी आएगी, ग्रामर में कुछ भी दे सकता हूं मैं, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं तो मैं ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो कुछ भी दे सकता है। याद रखिए इस बात को, इसलिए आपको ग्रामर का पूरा ही सिलेबस करना है। और मैंने इस चीज को आपके सामने ऐसे लिख दिया कहां से क्या आता है, अगर 10-10 क्वेश्चन आते हैं तो कहां से क्या क्या आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया अपने कोर्स के बारे में, और यहां से हम बढ़ते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स क्या है, देखिए जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की ना एक खास बात है, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। ज्यादातर बच्चे कैसे करते हैं, पढ़ने में कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है, और इसी में गड़बड़ हो जाती है। जरा देखिए मेरी बात, आप में से किसको पता था, दोबारा बोल रहा हूं, आप में से किसको पता था मेरे बताने से पहले कि यहां पर जब टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किस किस को पता था? हो सकता है आपको पता हो, बट क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बताओ यहां पर अब एस के बाद क्या आएगा, अब एस के बाद क्या आएगा सर, क्यू आएगा, क्योंकि सरेंडर एक वर्ब है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आनी थी, तो यहां पर ये आएगा आपका ऐसे, मेनी पीपल टुडे आर विलिंग टू सरेंडर। ठीक है, अब आगे कैसे पता लगेगा? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था, ध्यान सो, मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था कि दैट जो कि एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद दोबारा वर्ब आती है, कंजक्शन के बाद दोबारा वर्ब आती है। तो देखो एक बार तो वर्ब आ चुकी, एक बार तो वर्ब आ चुकी, दूसरी बार वर्ब कहां देखने को मिल रही है, देखो ये रही। तो इसके बाद आएगा पी, और पी के बाद आखिरी बचा आर, और आपका हो गया। तो अगर आपको ये चीजें पता होती तो आपका काम इतना मुश्किल ना होता। बात समझ लो, अगर आपको ये चीजें पता होती तो आपका काम इतना मुश्किल ना होता, और यही चीजें मैंने अपने कोर्स में बताई हैं। सो प्लीज मेक श्योर, अभी भी टाइम है, आप मुझे थोड़ा समय दो। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर 50 क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं तो मैं आपके 30 से लेके 35 तो आराम से करा दूंगा। ये बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश का भी बेटे जब भी बता रहा हूँ क्यों आएगा, इंग्लिश के बिना आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, इंग्लिश को ये मान के चलते हैं कि यार इंग्लिश की तैयारी थोड़ी ना करनी है, जो आता है वही कर लेंगे, बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं। ये गलत आइडियोलॉजी है, और इसी चक्कर में नहीं होता, और इसी चक्कर में मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे, 4 अटेम्प्ट दिए थे एनडीए के, और उसमें से सिर्फ एक में हुआ, आखिरी वाले में, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बताया था शुभम प्लीज फोकस ऑन इंग्लिश, अगर इंग्लिश पे फोकस नहीं करेगा ये एनडीए का पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गई बात। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम जनरल स्टडीज पे। तो हमने 200 मार्क्स देख लिए हैं। अब हम ना एक ना पैटर्न देखेंगे। एक बच्चा है जिसने इंग्लिश को हाथ ही नहीं लगाया, एक बच्चा है जिसने इंग्लिश को हाथ ही नहीं लगाया, और एक बच्चा है जिसने इंग्लिश पढ़ी है। तो मान लेते हैं इंग्लिश ए ने पढ़ी है और बी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब पहले हम बी की बात करते हैं। बी जो लड़का है इंग्लिश पढ़ रहा है, अब वो बच्चा 12th क्लास का ही है। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री होती है पढ़ने की, उसको बोर्ड एग्जाम देना है, वो अपनी एक मुसीबत। ठीक है, उसके बाद उसकी कोचिंग वोचिंग भी कुछ है। क्लियर है? अब इतना समय के बाद उसके बाद मैथ्स भी बहुत है। अगर आप देखो तो आपका यही पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती होगी, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कोशिश कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, मैं पॉलिटी भी पढ़ूंगा, क्योंकि वो एनडीए में आती है। ये बेवकूफी हो जाती है। आप इतना सारा सिलेबस ऑलरेडी कर रहे हो मेरे बच्चे, और इसमें ही आपका टाइम सारा खत्म हो जा रहा है, तो आप हिस्ट्री पॉलिटी कहां से पढ़ लोगे जबरदस्ती? और इनफैक्ट अगर तुमने पढ़ भी ली, पहली बात तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है पॉलिटी का। ठीक है ना, मैं अभी सिर्फ 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन, सिर्फ 9 क्वेश्चन। अगर आप पॉलिटी जितनी मेहनत इंग्लिश में कर लो ना, आपका बेड़ा पार है, क्योंकि 50 में से 30 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, और इंग्लिश का सिलेबस बहुत कम है। अगर आप देखो, मैंने आपको जस्ट अभी डिफाइन करके बताया, ये देखो, अगर आप देखो यही टॉपिक हर जगह रिपीट हो रहा है, चेक करो। तो इंग्लिश ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इन्हें करना। ठीक है, और ये पूरी की पूरी, अगर इसमें अगर आप पॉलिटी देखो ना 15 चैप्टर है, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में तो 35 चैप्टर्स है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम आते हैं जिसने इंग्लिश करी होती, जिसने इंग्लिश करी होती
अब देखो उसको कुछ नहीं पढ़ना था, इंग्लिश देखता, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी है उस पर तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी और कहानी खत्म, दैट्स इट। उसका स्कोर कितना बैठता, 200 मार्क्स की साइंस आती है, उसने 150 मार्क्स का ही करा तो 150। फिर अगेन 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसने इंग्लिश में 150 नंबर लेकर आया। ज्योग्राफी 80 नंबर की आती है, वो अगेन आधे नंबर लेकर आया 40। कितने बैठे यहाँ पर, 340 बैठे। बहुत अच्छे नंबर है जीएटी में, बहुत अच्छे। कम मेहनत में ज्यादा करने की आदत आपको होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, अगर आपको करना है तो आप करंट अफेयर भी डालोगे, और करंट अफेयर ऐसे हैं कि आप 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 आप पता लगा सकते हो कहां से आएंगे। मैं वादा करता हूं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको कि 10 क्वेश्चन देखो कहां से है। टोटल स्कोर हो गया 380। भाई साहब 380 समझ लो, 380 बहुत बड़ा स्कोर है। 330 पे कट ऑफ आती है, 330 350 पे कट ऑफ आती है। तो इसका मतलब मैं अगर आपको साइंस में और थर्ड क्लास स्टूडेंट बना दूं, साइंस में आपको और थर्ड क्लास स्टूडेंट बना दूं, मैं आपके 100 नंबर ले आता हूं यहां पर, तो आप अभी भी एग्जाम निकाल सकते हो 290 मार्क्स। मैं कहता हूं थोड़े और नंबर कम कर लो, चाहे इसमें से 20 नंबर और हटा दो, 270, अभी भी बहुत सारे नंबर हैं। तो मैं आपको कम मेहनत में आपका काफी काम करा दे रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में हमारा टारगेट होगा मिनिमम 100 नंबर। तो आपकी कट ऑफ तो आराम से निकल गई। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत है ज्योग्राफी करने की और करंट अफेयर करने की, वो मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे आपके नंबर 420 के ऊपर चाहिए। बात समझ में आ रही है? गर्ल्स मेहनत करती हैं हिस्ट्री में, समझ में आता है, क्योंकि उनको 500 नंबर चाहिए। बट आपके केस में ये अलाउ नहीं है। बीइंग अ बॉय यू डोंट हैव टू डू दैट। आप साइंस करो, इंग्लिश करो, ज्योग्राफी करो, दैट्स इट, बहुत है। और उसके बाद करंट अफेयर, हाँ बस इतना ही करना है। क्लियर है? अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले साइंस की बात करते हैं। देखो भैया 9 टॉपिक हैं, सिर्फ 9 टॉपिक हैं, सिर्फ 9। इन 9 से कर लो, तुम्हारा आधा पेपर हो गया। ये जो 150 नंबर है ना, ये हो गए। देखो जरा पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा, वेवलेंथ के ऊपर आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मैंने क्या टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। अगला अगला टॉपिक देखो, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल। सेल टॉपिक लिखा है क्या, देखो ये रहा। अगला देखो टॉपिक क्या लिखा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्टिविटी सीरीज विद द वाटर। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में तीन चैप्टर आते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के, फर्स्ट 3 क्लास 10 की एनसीईआरटी के, वहां से आ गया ये 3 चैप्टर बस केमिस्ट्री के। आगे देख लो, ये देखो यहाँ पर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में पूछा जा रहा है। अच्छा ये हो चुका है, थिंक मैं बता चुका हूँ। ये वाला देखो, सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आया, ये देखो ये रहा सेल टॉपिक, लिखा था नहीं लिखा था मैंने, ये रहा। अभी तक हमने ये देख लिया, ठीक है। और हाँ ये हो गया। अभी देखो ये भी टॉपिक हमने देख लिया, देखो यहां से भी आ गए क्वेश्चन। आगे देखो जरा, ये है ब्रेक डाउन ऑफ साइटोप्लाज्म, अगेन सेल से क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन आ गए, तीन आ गए सेल से। ये देखो डिफाइंड है, इन्हीं टॉपिक से आएगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स ये रहा, ब्रेन एंड हार्मोन्स, यहां से आएगा ये। सारे क्वेश्चन डिफाइन है, प्लीज मेक श्योर इन टॉपिक की लिस्ट देख लो। डाइजेशन ऑफ द फैट इन इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन परफॉर्म, अगेन हार्मोन्स का क्वेश्चन, अगेन हार्मोन्स का क्वेश्चन। ये देखो 2 क्वेश्चन यहीं से आ गए। क्या फू, मतलब कितना आसान है यार, अगर इंसान लगाना चाहे तो। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर अलॉय मैंने टॉपिक लिखा होगा जहां तक मुझे याद है। अच्छा यहाँ लिखना रह गया अलॉय। अलॉय किसका, टंगस्टन किस चीज से बना हुआ है, ये पूछे जाते हैं। ये फॉर श्योर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हो गया एक टॉपिक, ये हो गया, यहाँ पर ऐड करना रह गया था, टंगस्टन ये वाला हो गया। इसके बाद आप ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, 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 ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये आ गए 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ गए। एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का आ गया था जहां तक मुझे याद है, हाँ। और ये एक आ गया, लो सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक जगह दिखा दी। यही कारण है कि मेरे कोर्स की रेटिंग सिर्फ 5 स्टार है। यही कारण है मेरे कोर्स की रेटिंग 5 स्टार है। क्या कहते हैं, माई साइंस पोर्शन वॉज वेरी वीक, माई कंसेप्ट वर वेरी पुअर, आफ्टर ऑनलाइन मीटिंग विद शुभम सर आई परचेज द कोर्स एंड नाउ माई कंसेप्ट आर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना, ये होता है। अगर आप करोगे, मैंने बहुत सेलेक्टिव कराए मेरे बच्चे, आप सेलेक्टिव करोगे और आपका आराम से पेपर निकलेगा। सारा करने के चक्कर में मत लगो, पेपर देखो कहां से सेलेक्टिव। भाई 9 टॉपिक है, तुम एक काम करो स्क्रीनशॉट लो, खुद करना शुरू कर दो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। ये साइंस, अब देखो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, बट भैया 9 ही तो टॉपिक है, कौन सी बड़ी बात है।
अब आगे देखो जरा, अभी भी जहां तक मुझे पता है क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। ये देखो अभी यहां पर हमने ये यहां तक कर लिए थे। इसके बाद ये देखो, ये एक टॉपिक होता है, ये क्लास 8 से आया। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में तुम्हारा एक चैप्टर है, वहां से आए, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन। ये देखो दो क्वेश्चन आए लगातार, 108 109। क्लास 8 की एनसीईआरटी में सिर्फ 4 पेज का चैप्टर है, 4 पेज का, वहां से आया है। ये हर दूसरे पेपर में देखने को मिलता है, हर दूसरे पेपर में। मतलब अगर एक साल छोड़ दो तो उसके बाद पिछले 2 साल का पेपर देखो, आपको मिल जाएगा कुछ, एक आना तय है। देखो अगेन सेम रेटिंग 5 स्टार, बच्चे हार्ड तक दे रहे हैं, अमेजिंग कोर्स। ये हाल है, तो प्लीज मेक श्योर कि साइंस भी आप कर लें। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको साइंस आपकी वीक हो तो आप साइंस भी कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज मेक श्योर अपनी साइंस को मास्टर करो। ये एनडीए सीडीएस एफकेट जितने एग्जाम दोगे ना, सबके लिए मैंने बनाई है, ठीक है ना, सब में इससे बाहर नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं जरा, यार कितना प्यार मिलता है देखो, क्या बताएंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं जरा, जनरल स्टडीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। ये अगेन 12 टॉपिक हैं, इन 12 टॉपिक से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देखो जरा, पहला सवाल आपके सामने है, रेलवे जोन, हर दूसरे साल आता है। ये देखो रेलवे जोन। आगे देखो जरा, बेसिन, लेक्स बेसिन स्टेट। आगे देखो यहां पर लिखा है लॉन्गेस्ट नेटवर्क, वाटरवेज की बात हो रही है यहां पर, देखो वाटरवेज, नेशनल हाईवे, वाटरवे। वाटरवे क्या होता है, जैसे आपके हाईवेज होते हैं ना, वैसे हमारी सरकार ने वाटरवेज बनाने की कोशिश की है कि नदियों का इस्तेमाल कराया जाए ट्रांसपोर्ट करने में किसी चीज को। क्लियर है? आगे देखें जरा, रॉक्स, रॉक्स आपका पूरा का पूरा रॉक्स यहाँ पर आ गया। यहाँ पर टाइप्स ऑफ साइल के अंदर आपके रॉक्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए जरा, ये देखिए ये होगी पूरी की पूरी ज्योग्राफी। देखो गिनती के क्वेश्चन आए, गिनती के आपके यहाँ से कुछ था इसमें। अगर आप इन 12 टॉपिक को कर लो, इतनी तो आपके ना सिंपल, मतलब एनसीईआरटी में भी आपके ना एक पार्ट 1 में भी इतने कम टॉपिक नहीं होते। डिफाइन कर लो ना आप, सिंपल डिफाइन डिफाइन करो। मेजर काम ये करो पहले इन्हें खत्म करने का, उसके बाद आप कुछ करो, तो आपकी लाइफ में फायदा है मेरे बच्चे, वरना आप फंस के रह जाओगे। क्वेश्चन लगे लगाए आते हैं, और यही क्वेश्चन मैंने ना सीडीएस में भी देखे हैं बच्चों के। यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप पहला काम ये करो, आप इन क्वेश्चन को करो, इन लिस्ट को करो, उसके बाद कुछ और करो, जिससे आपका समय बचे, आपका एग्जाम निकले। ज्यादा मेहनत के चक्कर में आप फंस जाओगे। आगे देखें जरा, अब आते हैं हम करंट अफेयर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए करंट अफेयर के आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, और मैंने 15 टॉपिक लिख रखे हैं। इन 15 से बाहर आता नहीं। बट अभी आप पूछो सर, आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म बताओ, कंफर्म क्वेश्चन। ये देखो डिफेंस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफेंस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिखाता हूं तुम्हें, ये रहा, 1 2 3, 3 क्वेश्चन खाली डिफेंस डिफेंस से आ गए इस बार। इसके बाद देखिए जरा, स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन खाली यहां है सर। इसके अलावा और बताता हूं मैं आपको, अवार्ड्स, इसके बाद ट्रॉफीज। ट्रॉफीज जो आएंगी वो आपकी इसी फील्ड से आएंगी। क्लियर है? और अगर स्पोर्ट्स की बात करें यहां से, इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन डालना रह गया है, मैं आपको बता दूं, इस बार ना एक टेनिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया था। देखो सिर्फ 3 ही खेल पूछ रहा है वो, टेनिस, F1 रेसिंग और क्रिकेट, इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ और पूछेगा ही नहीं वो। प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इस बार नहीं आई एग्जाम में बट आती है जनरली, इंडेक्स की रैंकिंग, की इंडिया की रैंकिंग जीडीपी में कहां पर है, दूसरी किसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जैसे यूएन, ब्रिक्स, इनके हेडक्वार्टर कहां है, ये पूछे जाते हैं। इस बार नहीं आए बाई चांस, बट आते हैं हर बार। और जो ओलंपिक्स होते हैं, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए चुके थे, अगले एग्जाम में कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आना तय है। बात समझ रहे हो? कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये अगर आप टॉपिक कर रहे होते तो हो जाता। बात समझ रहे हो? ये अगेन मैं बच्चों को कराता हूं अपने। क्लियर है? अब बात करते हैं पॉलिटी।
पॉलिटी में ना सिर्फ 9 क्वेश्चन आते हैं। मेरी आपको सलाह है कि पॉलिटी आप करो ही मत, और अगर आप कर रहे हो तो प्लीज बस इतना ही करो, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ 5 टॉपिक, 9 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 9 यार। सिलेक्टेड करो, समय बचेगा। देखो इसमें से 2 चीज तो आ ही गई हमारी। ये आ गया पंचायती सिस्टम, ये ठीक है ना। इसमें एक चीज लिखनी रह गई थी, नीति आयोग, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, ये रहना लिखना रह गया था। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, वो ये रहा। ये देखो टोटल 6 टॉपिक है। दैट्स इट, इतना कर लो, कहानी खत्म। इतना आपका बहुत ज्यादा समय बचा लेगा मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा समय बचा लेगा, वरना आप फंस के रह जाओगे पूरे। बहुत बड़ी है पॉलिटी। एक किताब आती है लक्ष्मीकांत, नहीं पता है तो, बहुत पॉपुलर है पॉलिटी के लिए। पूरा करने बैठोगे ना, खत्म नहीं होगी, मतलब इस एनडी में तो खत्म नहीं होगी। तो प्लीज सिलेक्टेड पढ़ो। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए एग्जैक्टली कहां से क्या आते हैं। लास्ट बचता है मैथ्स। देखो यार, मैथ्स का कभी भी पैटर्न चेंज नहीं होता, हमने नोटिस किया है। ऐसा हो जाता है पेपर लेंदी आ जाए, लंबी कैलकुलेशन आ जाए, बट पेपर चेंज नहीं होता। आपको ना उसका करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि अलजेब्रा पे सबसे ज्यादा फोकस होगा मेरा। इस पे अलजेब्रा पे, अलजेब्रा मुझे बहुत स्ट्रांग करनी है। चाहे मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, चाहे मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, मुझे अलजेब्रा जरूर करनी है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो। अब आपने जब अलजेब्रा कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या बचता है, आपको ध्यान रखना है कि मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उसके तुरंत बात करूं। उसके बाद आपके हाथ में आना चाहिए ट्रिगो। ट्रिगो आसान है, और ट्रिगो में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, जो कंफर्म क्वेश्चन होता है, आसान क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपके पास यहां पर एक टॉपिक लिखना रह गया है, वो है कैलकुलस। कैलकुलस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कैलकुलस में भी आपको क्या करना है मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, सारा मत करना। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं, दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज इंटीग्रेशन में अपना समय बर्बाद मत करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। इसके फॉर्मूले याद नहीं होते, इसलिए हम आखिर में कर रहे हैं। क्लियर है? प्लीज मेक श्योर, स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें 100 मार्क्स लेकर आने हैं, और इतना काफी है। इसमें एक मेंसुरेशन, एक एडिशन एडवांटेज हो सकता है, अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन आपको समय बच रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गई बात। एक चीज और बोलना भूल गया हूं मैं, ज्योमेट्री के बारे में, मेरी बात ध्यान सुने। जो आपकी ज्योमेट्री है ना, इसमें आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड कर सकते हो। आप उसमें देखिए, आपके सिमिलर ट्राइंगल वाला है, फिर आपकी सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये आप बेसिक बेसिक कर सकते हो, जो आपको आसान पड़ता है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये करें, तभी आपका काम बनेगा। चलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। दोबारा मैं आपको ब्रीफ अप कर दे रहा हूं एक बार। आपको सबसे पहले अलजेब्रा करना ही करना है, फर्स्ट पिलर। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिन करना है, ठीक है, ये खत्म हो गया। दूसरा, हमें ट्रिगो को हाथ लगाना है। ट्रिगो को हाथ लगाने के बाद हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम कैलकुलस कर रहे हैं, तो अगर हम साइंस स्टूडेंट है तो हम सब कर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आप ज्योमेट्री को हाथ लगाएंगे, और लास्ट में आप हाथ लगाएंगे स्टैटिस्टिक्स को। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ना, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि देखिए, मैंने आपका सारी प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन बना रखा है भाई। आपने हो सकता है पहले एनडी दिया हो, तो आपको हर टॉपिक के मैंने अलग से वीडियो बना के दे रखी है, आप सिंपल उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। जैसे मैथ्स का था ये, तो मैथ्स में अलग हो गई, इंग्लिश का मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, और ऐसे ही साइंस का दिखा चुका हूँ आपको। तो आपको जो चाहिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तीनों का डाल दिया है, साइंस का, इंग्लिश का और मैथ्स का। किसी और सब्जेक्ट की अगर आपको जरूरत हो ना, तो मैंने एकदम, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और यहां पर आपको दिख जाएगा, ये देखो, यहां पर आप जाओगे, यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, तो आपको मौका मिलेगा कि आप मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब बच्चे, आप यहां देखोगे कि पहले मेरी सर से ऑनलाइन मीटिंग हुई, और उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्या करना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से पहले बात कर लीजिए आप, ठीक है। और जब आप मेरे से बात करेंगे, तो मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपको याद रखना है, मेरे से बात करने का तरीका ये रहा। क्लियर है?
और जब आप मेरे से एनरोल हो जाओगे तो मैं आपसे ऑनलाइन भी मिलूंगा, गूगल मीट पे हर मंडे मिलता हूं मैं बच्चों से, जिससे उनकी कोई भी दिक्कत क्लियर हो जाए। मैंने उसके लिए, अगर आपको पूरा कोर्स लेना है ना, तो मैंने उसके लिए त्रिशूल बैच भी बनाया, वो ज्यादा सस्ता है इनफैक्ट, ठीक है ना। और ऐसी फाउंडेशन बैच भी है जो 10th क्लास मतलब 11th 12th से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, समझ लो। आप 12th में हो 11th में हो तो उसके लिए अभिमन्यु बैच है, फाउंडेशन बैच है 2 साल का। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन किसी भी कोर्स में एनरोल हो जाओ अकॉर्डिंग टू योर नीड, और फिर मेरे से आप मिल लो जरूर, जिससे मैं आपकी ना पूरी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकूं कि यार ये बच्चे को अब ये पढ़ना चाहिए, अब ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, जिससे वो सही रास्ते में जा सके। कई बच्चों का एग्जाम ना क्लियर करने का यही रीजन होता है कि उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती। बात समझ रहे हैं आप? तो अभी गाइडेंस का टाइम है, आप ले लीजिए, आपको जरूरत है, जिससे आप सही ट्रैक पे रहें। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेक श्योर जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए इस गाइडेंस से तो मिठाई खिलाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है